दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अपने देश और समूचे साउथ एशिया कहिए, दुनिया कहिए, एक बहुत प्रतिष्ठित नाम पत्रकारिता का मार्क टली, वो हमारे बीच नहीं रहे। कल यानी रविवार को उनका निधन हो गया। आज उन्हें क्रिमेट भी कर दिया गया, लेकिन उनकी यादें अपने देश के बहुत सारे पत्रकारों, लेखकों, बुद्धिजीवियों के दिमागों में हमेशा बनी रहेंगी, उनके मानस में हमेशा दर्ज रहेंगी। उसके कई कारण हैं। एक तो उनका जर्नलिज्म, उनकी पत्रकारिता, और दूसरा उनका मन मिजाज। यानी एक पत्रकार के तौर पे और एक इंसान के तौर पे दोनों ही स्तरों पर मार्क टली ने एक छाप छोड़ी है अपने देश के जर्नलिज्म पे, सियासत पे, समाज पे। इसमें कोई दो राय नहीं है। मार्क टली का जन्म इंग्लैंड में नहीं, भारत में ही हुआ था। बहुत सारे लोग समझते हैं कि अंग्रेज थे तो ब्रिटेन में पैदा हुए होंगे, लेकिन वो ब्रिटेन में नहीं पैदा हुए। वो कलकत्ता के ही एक इलाके में पैदा हुए। कोलकाता अब कहलाता है, वही कलकत्ता। क्योंकि उनके पिता और उनकी माँ, जो दोनों अंग्रेज थे, और ये दोनों लोग जो है भारत में रहने लगे थे, क्योंकि पिताजी एक ऐसी नौकरी में थे जिसका एक कारपोरेशन कोई था जिसमें रेलवे वगैरह के भी मामले आते थे। ये बात मुझे तब पता चली जब मार्क टली के साथ एक यात्रा के दौरान उन्होंने पुरी के एक होटल में हमें और हमारे एक मित्र एस.एन. साहू दोनों को कहा कि हम चलिए वहाँ चाय पीते हैं। वहाँ जब चाय हम लोग पीने लगे पुरी के उस होटल में, और वो रेलवे का होटल था, रेलवे का कैंपस था बहुत बड़ा। बाद में पता चला कि रेलवे का होटल, लेकिन कोई कॉन्ट्रैक्ट पर संभवतः दिया गया था, या कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने वाला था उसका। ये बहुत पुरानी बात है। तो वहाँ पे इनफैक्ट बताने लगे मार्क टली कि मेरे पिताजी जिस नौकरी में थे उसका रेलवे से काफ़ी कोऑर्डिनेशन था, नाता था, काम का, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह या उसके काम को अमली जामा पहनाने में इन्वॉल्व रहते थे ये लोग। तो हमारे पिता पुरी में भी आते रहते थे, ऐसा उन्होंने बताया। और उन्होंने कहा कि बचपन में वो भी इस होटल में आए थे कभी, या इस इलाके में आए थे। बड़ा दिलचस्प लगा। तो उनका परिवार जो है, उनके माता पिता दोनों कलकत्ता बसे थे, इसीलिए, क्योंकि उस दौर में ब्रिटिश इंडिया में वे लोग यहाँ आए थे। तो इसीलिए उनकी जन्मभूमि भारत ही है। लेकिन वो फिर कुछ दिन के बाद ब्रिटेन चले गए पढ़ाई लिखाई के लिए, और उसके बाद न जाने क्या लगाव था अपने जन्मभूमि से कि वो अपने माता पिता के देश न रहकर अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने भारत को दे दी, और यहीं पैदा हुए और यहीं से वो विदा भी हुए। अद्भुत कहानी है मार्क टली की। मार्क टली को एक जर्नलिस्ट के रूप में दोस्तों आप सब जानते हैं, और जो लोग बिल्कुल युवा हैं, जो नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने बीबीसी काफ़ी वर्ष पहले छोड़ा था। बीबीसी छोड़ने के बाद भी बीबीसी पर कुछ एक प्रोग्राम वो करते रहते थे, और बाद के दिनों में भी उन्होंने टेलीग्राफ या बहुत सारे और अखबारों में लिखना जारी रखा। हाल के वर्षों में जब उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब रहने लगी तब उन्होंने लिखना बंद किया, लेकिन किताबें उन्होंने कई लिखी हैं। और उनकी जो किताबें हैं, मैंने तो उनकी जो सबसे पहली किताब पढ़ी थी वो अमृतसर, जो लिखा था मिसेस गांधी की आखिरी बैटल, लास्ट बैटल, वो किताब पढ़ी थी, जो सतीश जैकब के साथ, जो उनके दोस्त बीबीसी के बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट, वो भी सेवानिवृत्त हैं अब, लेकिन बहुत गहरी दोस्ती दोनों की थी, दोनों एक दूसरे के साथ थे। उन्होंने वो किताब लिखी थी उनके साथ मिलकर। लेकिन बाद के दिनों में भी उन्होंने कई किताबें लिखी, और वो किताबें काफ़ी पॉपुलर हैं, काफ़ी पढ़ी गई हैं, काफ़ी पसंद की गई हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मैंने कैसे जाना मार्क टली को, और मार्क टली एक जर्नलिस्ट के रूप में, एक इंसान के रूप में मेरी नज़र में किस तरह
किस तरह मैं उनको अपनी नज़र से देखता हूँ। दोस्तों, मैं आपको किताबों का जो नाम बता रहा था, द हार्ट ऑफ इंडिया एक किताब उनकी है, इंडिया स्लो मोशन है, नो फुल स्टॉप इन इंडिया है, नॉन स्टॉप इंडिया, कई किताबें हैं और इंडिया पर ही हैं सारी किताबें फोकस्ड। तो जर्नलिस्ट के रूप में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि मार्क टली को मैंने उस दौर में देखा जब मैं अ, शुरुआत कर रहा था जर्नलिज्म की। आई थिंक 1983 84 के बीच में कभी मैंने उनको देखा था। और मेरा कोई परिचय नहीं था उस समय, वन टू वन तो बिल्कुल ही नहीं था, बस देखा था ये मार्क टली है। तो मार्क टली एक लीजेंड थे। हम लोग तो बिल्कुल नए नए आए थे जर्नलिज्म में, वो भी हिंदी जर्नलिज्म में थे। और प्रिंट मीडिया में थे, फ्रीलांस कर रहे थे उस समय। नौकरी हमें 1986 में मिली पहली बार नवभारत टाइम्स में। नवभारत टाइम्स के दिनों में मैंने जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ये 86 या 87 की बात होगी, बिहार में एक बहुत बड़ा कांड हुआ था। गया जिला उस समय था, जहानाबाद जिला भी नहीं था, तो अरवल इलाके में हुआ था। तो बीबीसी के लोगों को ये जानकारी चाहिए थी कि भाई वहाँ क्या क्या हुआ, घटित हुआ है। तो मुझे पहली बार बीबीसी को रिपोर्ट करने तो नहीं उसको कहेंगे, कमेंट करने, एक कमेंट्री पेश करने का मौका मुझे मिला था। क्योंकि मुझे फ़ोन आया था कि आप सुना है नवभारत टाइम्स के लिए आपने रिपोर्ट किया है घटनास्थल से। तो हमने नवभारत टाइम्स के लोगों से ही पता किया, तो आप क्या उस पर अपनी बात कह सकते हैं। तो मैंने अपने रेजिडेंट एडिटर से पूछा कि ऐसी ऐसी बात है, क्या मैं अपनी बात कह सकता हूँ उनको। तो उन्होंने कहा कि हाँ, आप अपनी बात कह दीजिए, बस वो नवभारत टाइम्स के करस्पॉन्डेंट के रूप में आपको याद कर लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने किया। लेकिन उस समय भी मेरा कोई मार्क टली से निजी परिचय नहीं था। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि ये फ़ोन शायद लंदन से आया था, अगर मैं सही हूँ तो, या हो सकता है दिल्ली से हो। मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि पहली बार बाद के दिनों में बीबीसी के लिए मैंने कई बार अनेक प्रोग्रामों में मैं शिरकत किया, कई बार लिखा उनके लिए। हाल के वर्षों तक मैं लिखता रहा हूँ, इधर तो नहीं लिखा बहुत दिनों से। लेकिन कमेंट्स वो मेरे लेते रहे बीबीसी से काफ़ी। बल्कि एक बार तो मुझे याद रहा है 2015 के चुनाव में बीबीसी के लिए मैंने जम्मू कश्मीर से रिपोर्ट किया था। काफ़ी उनके लिए आलेख लिखे, रिपोर्ट्स लिखी। तो बीबीसी से एक फ्रीलांसर के तौर पे मेरा नाता रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उस समय जब बीबीसी में के ब्यूरो चीफ के तौर पे या साउथ एशिया चीफ के रूप में मार्क टली रिटायर हो चुके थे, वो नहीं थे उस समय। लेकिन उनसे मुलाकात यदा कदा फील्ड में होती रहती थी, जब वो वर्किंग स्थिति में थे, यानी जब वो चीफ थे। मैं उन दिनों हिंदुस्तान अखबार में था, कभी नवभारत टाइम्स में था। लेकिन हिंदुस्तान के दौरान मुझे अच्छी तरह याद आ रहा है कि हम लोग कुछ एक मौक़ों पर कभी पंजाब में मिले, कभी कश्मीर में मिले, कभी कहीं मिले, लाइक दैट। लेकिन कभी निजी रिश्ता या एक निजता वैसा कुछ नहीं। मैं उनकी फ्रेंड सर्किल या जो उनकी क्लोज सर्किल, उसका हिस्सा में कभी नहीं रहा, यकीनन। तो वन टू वन कभी मुलाकात उस तरह से नहीं हुई। जब भी मुलाकात हुई, प्रोफेशनल कारणों से, प्रोफेशनल जगहों पर हुई। जैसे कोई रिपोर्ट हो रही है, कहीं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, नेताओं के बीच की कोई गैदरिंग है, या नेताओं ने कभी लंच या कभी किसी चाय पर बुलाया है, बातचीत कर रहे हैं। अब जैसे एक बार याद है कि मुझे चंद्रशेखर जी के यहाँ भी कभी मुलाकात हुई थी, कभी किसी के यहाँ, लाइक दैट। लेकिन एक बार और याद आ रहा है कि मुझे जब चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो वहां चुनाव हो रहा था। मैं भी चुनाव कवर करने गया था, और उस चुनाव को मैं हिंदुस्तान अखबार के लिए कवर कर रहा था। वाईएस राजशेखर रेड्डी काफी मेहनत के साथ कांग्रेस को लीड कर रहे थे, कांग्रेस विपक्ष में थी, और पहली वो बार ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस चुनाव निकाल लेगी। उसके पहले उन्होंने लंबी पदयात्राएं की थी पूरे आंध्र प्रदेश में। और याद कीजिए, तब आंध्र प्रदेश एक था, विभाजन नहीं हुआ था, तेलंगाना राज्य नहीं बना था। उस चुनाव में मेरी उनसे मुलाकात हो गई थी एक जगह, और मैं भी चंद्रबाबू नायडू से इंटरव्यू करने के लिए गया था, और वो ऑलरेडी कर रहे थे। तो वहाँ पे एक बार मुलाकात हुई जब वो निकल रहे थे। एक बार वारंगल में मुलाकात हो गई, जिसके एक हिस्से को हन्नम कुंडा भी कहते हैं, जहाँ से पीवी नरसिंह राव आते थे।
तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि आ, वारंगल के अशोका होटल, एक बहुत नाम तो अशोका था लेकिन दिल्ली के अशोका जैसा नहीं था, साधारण होटल था, इकॉनमी होटल था, उसमें मैं भी रुका था। और मुझे नहीं मालूम था कि वहाँ मार्क टली भी रुके हैं। मैं सुबह किसी काम से निकल रहा था या आ रहा था, तो रिसेप्शन पे बातचीत में कर रहा था कोई जानकारी लेने के लिए। तब तक अचानक देखा कि मार्क टली भी उधर से आ रहे हैं, उनके साथ कुछ और लोग थे। हमको इस समय याद आ नहीं रहा है कि कौन कौन लोग थे शायद मैं परिचित भी नहीं था उन लोगों से, लेकिन मार्क टली का चेहरा तो सभी जानते थे और मैं भी मिल चुका था उनसे घटना स्थलों पर या विभिन्न जगहों पर। तो मार्क टली को देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने उनको हेलो किया और फिर हम लोगों ने बातचीत शुरू कर दी। तो वो इनफैक्ट चेकआउट कर रहे थे, यानी होटल छोड़ करके अब उनको कहीं और जाना था, कहीं से घूमते हुए आ रहे थे। एक बार हम लोग मिल ही चुके थे आंध्र में, हैदराबाद। तो मैंने उनसे पूछा कि अब तो आपने काफ़ी घूम लिया, आप क्या फील कर रहे हैं, क्या हो रहा है और क्या स्थिति है, क्या आपको लगता है कि चंद्रबाबू नायडू फिर से सरकार बना पाएंगे? तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मुझे आज भी याद है कि मुझे तो लग रहा है कि ये फिर से रिपीट करने जा रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है? उन्होंने अपने खास ढंग की हिंदी में पूछा सवाल, आपको कैसा लग रहा है? तो कि क्या आप तो कहाँ कहाँ गए? तो मैंने उनको बताया कि मैं कहाँ कहाँ गया और जहाँ जहाँ मैं घूमा था आंध्र प्रदेश में, सब कुछ बता दिया उनको। मैं मिर्यालगुड़ा भी गया था, कई जगह गया था। तो उन्होंने कहा अच्छा। मैंने कहा कि देखिए, मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर राजशेखर रेड्डी आ जाएगा, अभी चंद्रबाबू नायडू इस बार नहीं आ पाएंगे। और उनका ये कहना था कि नहीं, उनको तो लग रहा है कि आ रहे हैं। बहरहाल, अब इतने अनुभवी पत्रकार के सामने मैं तो कुछ भी नहीं था। और मुझे लगा हो सकता है वो सही कह रहे हों। फिर मैंने देखा कि टेलीग्राफ में उनका आर्टिकल भी बॉटम छपा था, नीचे फ्रंट पेज। तो अब मुझे समझ में आया कि ये टेलीग्राफ के लिए लिख रहे हैं। और उसमें भी उन्होंने वही लाइन ली थी कि चंद्रबाबू नायडू जो है फिर से रिपीट कर सकते हैं, और किन किन कारणों से करते हैं वो फैक्टर उन्होंने बताया था। मैं जब उनका पीस पढ़ा, उनका आर्टिकल पढ़ा, तो उससे मैं कन्विंस नहीं था, लेकिन फिर भी एक बड़े पत्रकार का अपना ऑब्जर्वेशन है। और कई बार कोई भी बड़ा पत्रकार हो या साधारण पत्रकार हो, नया पत्रकार हो, कई बार कोई सही हो सकता है, कोई गलत भी हो सकता है। पत्रकारिता में ये चलता है और इसमें कोई गलत बात नहीं है जिसके लिए कोई अपराध बोध हो। बहरहाल मार्क टली गलत साबित हो गए और मेरा ऑब्जर्वेशन सही हुआ। लेकिन इसका दोस्तों मतलब ये नहीं है कि वो उनकी पत्रकारिता को मैं कम कर रहा हूँ। मैं एक जस्ट वाकया बता रहा हूँ, जब मुलाकात मेरी उनसे हुई और किन परिस्थितियों में हुई और क्या 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 मुद्दे हम लोगों ने डिस्कस किए, और रिसेप्शन पर होटल के खड़े खड़े हम लोगों ने बात की थी। तो उसके बाद बहुत अरसे बाद एक सेमिनार में कहीं मुलाकात हुई, लेकिन बस दुआ सलाम हुआ। सबसे महत्वपूर्ण जो मेरी उनकी मुलाकात है, जो 1 to 1 कहला सकती है, यानी जिससे मेरा और उनका निजी तौर पे परिचय ठीक से हुआ। इसके पहले वो एक जर्नलिस्ट के रूप में शायद मेरा नाम भी भूल जाते होंगे। मैं अपना नाम दिया, नाम बताया, लेकिन उनका नाम तो सबके ज़हन पे है, सबके दिमाग में है, सब उनको जानते हैं। लेकिन मेरे जैसे हिंदी के पत्रकार को और जो ब्रॉडकास्ट मीडिया में नहीं है बल्कि प्रिंट मीडिया में है, और उस समय तक मैं टेलीविज़न पर भी उतना नहीं जाता था, तब की बात है, और अब तो बिल्कुल आज तक तो अब तो जाता ही नहीं। तो उनको मेरा न तो चेहरा याद रहा होगा और न तो मेरा नाम याद रहा होगा। तो लेकिन ये 2015 की बात है। एक घटना है जिसके कारण हम पहली बार, अनेक बार मुलाकातों के बावजूद, पहली बार मार्क टली से हमारा एक निजी रिश्ता सा बना, या हम उनको, वो हमारा नाम जाने, हमारा काम जाना उन्होंने, और मैं तो उनको बारे में जानता ही था। तो इस तरह से हमारी थोड़ी सी नज़दीकियां बढ़ी। और वो था कि भुवनेश्वर में कलिंगा लिटरेचर फेस्टिवल होता है, अब तो बहुत बड़े पैमाने पर होता है, वो शुरुआत का दौर था। सॉरी। तो कलिंगा लिटरेचर फेस्टिवल में एक मीडिया डिस्कशन था, एक मीडिया पर एक पैनल डिस्कशन था, और मुझे याद आ रहा है कि मैं भी आमंत्रित था। मैं तब तक राज्यसभा टेलीविज़न छोड़ चुका था, संपादक के तौर पे अपना काम काज छोड़ चुका था, लेकिन मैं वहाँ पर एक कार्यक्रम जरूर करता था, मीडिया मंथन। तो मीडिया मंथन करने के कारण बहुत सारे लोग समझते थे कि मीडिया पर मैं बोल सकता हूँ, तो मुझे भी बुलाया गया था। और
हमारे एक दोस्त जो भारत के राष्ट्रपति के.आर. नारायणन जब थे तो उनके मीडिया एडवाइजर भी थे ओएसडी के रूप में, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, मिस्टर एस.एन. साहू। आजकल अंग्रेजी के बड़े अखबारों में और तमाम वेबसाइटों में वो कॉलम भी लिखते हैं, एस.एन. साहू साहब। एस.एन. साहू चूंकि स्वयं भी उड़ीसा के रहने वाले थे तो वो भी जा रहे थे, और इनफैक्ट हम तीनों लोग, अगर मुझे याद आ रहा है, तो हम एक ही फ्लाइट से गए भुवनेश्वर, और एयरपोर्ट पर काफ़ी स्वागत किया वहाँ के लोगों ने। बागटली जा रहे थे तो इसलिए स्वागत और भव्य हुआ। हम लोगों को रिसीव करके लोग होटल ले गए, आई थिंक 4 स्टार 5 स्टार होटल था, नाम भी याद है मुझे, मेफेयर, बहुत अच्छा होटल था वहाँ का। वहाँ लोग रुके हम लोग। संजोग ऐसा था कि भुवनेश्वर के जिस होटल में, मेफेयर होटल में हम लोगों को रुकाया गया था, मेरा कमरा और मार्टली का कमरा लगभग आमने सामने था, एक ही फ्लोर पर आमने सामने किया। ये भी एक कारण था कि मुलाकात ज़्यादा होती थी सुबह शाम। जो पैनल डिस्कशन था जिस दिन, उसमें 3 लोग हमको याद है दिल्ली के पत्रकार थे, प्रभु चावला, मैं और मिस्टर मार्टली। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के जो ढेंग कनाल कैंपस के उस समय डायरेक्टर थे, वो उसको कोऑर्डिनेट कर रहे थे, मॉडरेट कर रहे थे, और अच्छा उन्होंने मॉडरेट किया। उसमें हम लोगों ने अपनी अपनी बात कही, फिर कार्यक्रम खत्म हो गया, शाम को गए अपने कमरे में। तो हम लोगों ने फिर मार्टली से मुलाकात हुई। फिर हम लोगों ने बैठ करके बातचीत की, खाना पीना किया। अगले दिन हम लोगों का प्लान बना कि हम लोग कहीं चलें, तो हम लोग घूमने गए। और एक बड़ा दिलचस्प वाकया आपको बताता हूँ। अब मुझे याद नहीं आ रहा है कि ये किस दिन का है, लेकिन मार्टली को बियर पीने का बड़ा शौक था। तो अच्छा, मुझे बियर का बिल्कुल शौक नहीं, बियर मैं पसंद नहीं करता था, लेकिन उन्होंने कहा कि बियर पियोगे? मैंने कहा नहीं, आपके साथ चल सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं चलो। हम लोग गए एक ही गाड़ी में, और उन्होंने ड्राइवर से कहा कि ऐसी जगह, ऐसे बार में ले चलो जहां बिल्कुल साधारण लोग पीते हों। बड़ी दिलचस्प बात है। अब जो 4-5 स्टार होटल में है और सब कुछ आपको फ्री है वहाँ खाना पीना, लेकिन वहाँ न जाकर वो एक ऐसे रेस्टोरेंट की तलाश में थे, एक ऐसे बार की तलाश में जहाँ आम लोग पीते हों, खाते हों। तो ड्राइवर साहब जो थे वो सोच रहे थे कि भाई ये लोग बड़े ऊपर से आए हैं, और मार्टली तो विदेश के हैं, अंग्रेज साहब हैं। तो उन्होंने उनको एक 3 स्टार एक बार में ले गए। तो वहाँ पहुँचते ही मार्टली ने कहा, अरे यहाँ थोड़े हमने, अगर यहीं हमको पीना था तो हम तो अपने होटल में पीते। नहीं नहीं, एकदम साधारण जगह ले चलो। तो वो साधारण जगह ले गया, और साधारण जगह जब ले गया तो वो एक गोल आकार का ईंटे का बना हुआ एक बार था, बड़ा खूबसूरत बनाया था, बिल्कुल गोलाकार, लाल ईंटें थी सजावटी। और उसमें बैठ करके लोग, कोई दारू पी रहा था, कोई बियर पी रहा था, मैंने तरह तरह का खा पी रहे थे लोग। सिगरेट और बीड़ी की जो गंध है, उसके धुएं की, और शराब, दोनों के गंध का एक तरह से कॉकटेल पूरे हॉल में समाया हुआ था। माय गॉड! अच्छा, मैं सिगरेट पीता नहीं, मैं खांसने लगा। मुझे सिगरेट, मैंने कभी नहीं पिया जीवन में, तो मैं तो खांसने में परेशान, लेकिन मार्टली मस्त, जबकि हमसे उम्र में बहुत बड़े, और वो लोगों को देख रहे हैं, लोगों को सुन रहे हैं, लोगों की बातें, और बियर पी रहे हैं। मैं 2-3 बार बाहर जा करके अपने को फ्रेश करता था कि भाई ये दिमाग थोड़ा फ्रेश हो, मतलब खांसी ना आवे। अच्छा, मुझे थोड़ा सा एलर्जी है, खासकर सिगरेट या धुएं से। तो मैं निकल जाता था, फिर आता था, बैठता था उनके साथ, फिर चना वना खाता था। फिर हम लोग बाहर आए, उन्होंने ड्राइवर को बहुत शाबाशी दी, कमाल की जगह लाए, क्या ये है, असली तो ये चीज़ है। तो मुझे लगा कि ये आदमी, जाहिर है मेरे जैसे साधारण घर के नहीं, बड़े अमीर घर के थे, और पेशे में भी अमीरी थी, कुल मिलाकर बहुत अच्छी सैलरी और बड़ा अच्छा। लेकिन ये आदमी देखे कि एक ऐसे साधारण जगह जा कर के बियर पी रहा है जहां आम लोग जो हैं भुवनेश्वर के बैठ कर पीते हों। कोई क्लर्क है, कोई छोटा कामकाजी आदमी है, शायद वो उस माहौल को समझना चाहते थे कि यहाँ अब माहौल कैसा है। भुवनेश्वर वो बहुत जाते थे,
ऐसा नहीं है कि हमारी तरह दूसरी बार या तीसरी बार गए हों। वो शुरू के दौर में भी पुरी और भुवनेश्वर गए होंगे, क्योंकि उनके पिताजी उस एरिया में काम किए थे, जैसा वो बता रहे थे। और पुरी में के उस होटल के बारे में जो बताने लगे, तो उससे मुझे लगा कि ये लोग ये ट्रेवल किए होंगे इधर। तो मैं बड़ा ये सोचने लगा कि ये मार्कली को क्या तलाश थी। तो मुझे हमेशा एक बात, कभी कभी जब डॉक्टर अंबेडकर को मैं पढ़ता था या अंबेडकर के बारे में सोचता था, तो हमेशा मेरे दिमाग में आती है बात ये कि जो बहुत सबाल्टर्न या बहुत वंचित समाज से आने वाले लोग होते हैं, या जो बहुत गरीब हैं, वो उस तरह के माहौल से बेहतर माहौल तलाशते हैं हर चीज के लिए। लेकिन जो बहुत अमीर लोग हैं और इंसानी जो 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 मिजाज उनमें है बहुत स्ट्रांग है, यानी बहुत अच्छे ह्यूमन बींग हैं, तो कई बार उनके अंदर आप पाएंगे कि वो बहुत साधारण ढंग से जीने के बीच अपने को ले जाते हैं, ताकि वो जिंदगी को नजदीक से देखें, समझें कि जिंदगी कैसी है। बहुत सारे अमीर लोग हैं, बिल्कुल वहां नहीं जाएंगे, उन्हें तो मतलब एलर्जी होगी उस जगह जाने पर, जैसे मुझे हो रही थी, खांसी वगैरह, जबकि मैं अमीर नहीं हूं, क्योंकि मैं आदी नहीं उसका हूं। मुझे उससे थोड़ा सा बेहतर जगह की तलाश जरूर रहती है, क्योंकि मैं बहुत साधारण घर में पैदा हुआ हूं। तो उस साधारण पृष्ठभूमि में आया हुआ आदमी जो अपने से बेहतर तलाश करता है, और एक बहुत अमीरी में पैदा हुआ आदमी जिसके लिए ऐश, वैभव, ऐश्वर्य बहुत बड़ी साधारण चीजें हैं, वो अपने को और नीचे जमीन की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, ताकि वो जिंदगी को समझ सके, इंसान को समझ सके, रिश्तों को समझ सके, मुश्किलों को समझ सके, दारू पीकर कौन क्या बक रहा है, कैसे उसके बॉस ने उसे धोखा दिया, कैसे उसने बॉस की ऐसी की तैसी की, ये सब कहानियां सुनते, ये बियर पीते हुए वो कहानियां भी सुन रहा है। तो मुझे वो लगा कि ये देखिए अमार टली का ये जो मिजाज है, या ये जो एक सोच है, अद्भुत है अपने आप में, जो आमतौर पे हमारे भारतीय अमीरों में कम दिखेगी। दोस्तों, एक और घटना मुझे याद आती है, बड़ी दिलचस्प, और वो घटना है कि हम लोग कोणार्क जाना था, हमें चाहते थे हम लोग कि शाम न हो, हम दोपहर में ही कोणार्क पहुंच जाएं। तो हम लोग 12 साढ़े 12 के आसपास हम लंच करना चाहते थे, और हमारे ड्राइवर साहब बड़े तेज थे। ड्राइवर साहब ने अपने एक किसी मित्र से फोन करके पूछा कि पुरी में सबसे अच्छा नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट कहाँ मिलेगा, पुरी के आसपास की बात है। यस। तो पता चला कि एक वाइल्ड ग्रास नाम का एक रेस्टोरेंट उन्होंने बताया, और वहां जाकर हमने देखा कि मार्टली को देखकर होटल का जो मालिक था, उस रेस्टोरेंट का, जो बिल्कुल लग रहा था सचमुच कि वो बिल्कुल जंगल जैसा एक छोटा सा जंगल बना दिया था रेस्टोरेंट के भी, रेस्टोरेंट उसी के बीचों बीच था, खूब हरियाली थी, खूबसूरत ढंग का। तो वहां जब पहुंचे तो होटल का जो मालिक पढ़ा लिखा इंसान था, उसने मार्टली को देखकर वो खुशी से नाच उठा, अरे वाह, आप मार्टली साहब, आपको तो हमने बचपन से सुना है, आप मेरे रेस्टोरेंट में आए, कितना मजा आ गया सर, और अंग्रेजी में बोलने लगा। तो मार्टली उससे हिंदी में ही बात करते रहे, फिर वो हिंदी में आ गए, और हम लोगों ने वहां सॉरी, हम लोगों ने वहां जम के खाना खाया, कई तरह की फिश, कई तरह के नॉनवेज और वेज भी। जब पैसा देने की बात आई तो वो पैसा ले ही ना। तब मैंने देखा कि मार्क टली का रुतबा पूरे देश में कहां कहां तक है, और किन किन किस किस तरह के लोगों के बीच है। तो अब बताइए, वहां हम 3 हिंदुस्तानी थे। आई मीन, एक हम थे, हमारे दोस्त थे साहू साहब, और मार्क टली थे, वो भी हिंदुस्तानी कहे जाएंगे, क्योंकि यहीं पैदा हुए, यहीं से जीवन उनका उठा है। और उन्होंने अंग्रेज हिंदुस्तानी को ज़्यादा पहचाना वहाँ के लोगों ने, ये मार्क टली थे। और मार्क टली को फिर हमने कोणार्क में हम लोग देखे। कोणार्क में बहुत धूप थी जब हम पहुँचे, तो उन्होंने कहा, उर्मिलेश, तुम्हारे पास तो ये हैट नहीं है, और हैट नहीं है, धूप बहुत लगेगी। हमारे पास भी, मैं भूल गया। तो हम दोनों ने हैट खरीदा, और खरीदा तो वो हमसे फिट नहीं हो रहा था, हमको लगता है मेरा सर छोटा था और वो थोड़ा बड़ा था। तो उन्होंने ऐसे उसको किया, और मेरे सर पे पहना दिया। मैं कल खोज रहा था, उनकी याद आई कि वो हैट है कहाँ, क्योंकि मैंने संभाल कर रखा हुआ है, कल नहीं मिला मुझे। मैं ज़रूर खोजूंगा, ताकि उस हैट को एक बार फिर से छू सकूं, और मार्क टली का स्पर्श महसूस कर सकूं।
तो मार्क टली कुल मिलाकर एक इंसान के रूप में भी अद्भुत थे। वो रिपोर्टर के रूप में, पत्रकार के रूप में तो निस्संदेह एक बड़ी शख्सियत थे, और हर तरह के मुश्किलों के बीच, दबावों के बीच, तनाव के बीच साहसी एक रिपोर्टर के तौर पे, एक जर्नलिस्ट के तौर पे उन्होंने बेहतरीन काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जानते हैं इमरजेंसी के दौरान उनको भारत छोड़ने को कहा गया, बंद कर दिया गया दफ्तर, कभी टूटे नहीं, कभी वो झुके नहीं। और बाबरी मस्जिद के ध्वंस से लेकर के और पूरे राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान भी उनकी रिपोर्ट, उन लोगों की रिपोर्टिंग, बीबीसी की पूरी टीम की रिपोर्टिंग शानदार रही। इसके अलावा आप आई मीन पंजाब के इशू पे जो उनकी रिपोर्टिंग थी, उन लोगों की, दोनों की, सतीश जैकब या मार्क टली या अन्य लोग जो भी गए हों टीम के, अच्छा काम किया उन लोगों ने, निस्संदेह, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बहुत सारे इश्यूज़ पर जिस तरह का काम उनका रहा मार्क टली का, वो एक जर्नलिस्ट के रूप में, एक रिपोर्टर के रूप में याद किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक इंसान के रूप में मैं तो उनके साथ बहुत कम देर के लिए मिला, आई थिंक 2 या 3 दिन हम लोग वहाँ रहे। वही एकमात्र मेरी ऐसी मुलाकात है जिसमें निजी तौर पे हम एक दूसरे को जाने। हम लोगों ने उनके कमरे में भी बैठकर, और रेस्टोरेंट में भी, और छोटे से ढाबे में भी, हर जगह बैठ कर के हमने महसूस किया कि मार्क टली किस तरह का इंसान है। ऐसे इंसान का जाना बहुत बड़ी क्षति है। पत्रकारिता की तो क्षति है ही है, इंसानियत की भी क्षति है। हमारे देश में हमारे देश के लिए सचमुच वो हीरा थे, हमारे जर्नलिज्म के लिए, हमारी इंसानियत के लिए। ऐसे लोगों से ज़रूर प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं अपने सीनियर मार्क टली को सैल्यूट करता हूं दोस्तों, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आपको कैसी लगी हमारी ये टिप्पणी ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।